आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। हम लोग न्याय धर्म सभा की न्याय स्थापना अभियान कार्यक्रम में न्याय प्रचार के उद्देश्य से प्रत्येक रविवार को शाम 8 बजे फेसबुक पर इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से सामने होते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों में न्याय के प्रति जागरूकता आए, न्याय की जानकारी का संवर्धन हो, इसके लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित होता है। आप सब जानते हैं कि मानव जीवन में न्याय का बहुत बड़ा महत्व है और इसकी बहुत बड़ी भूमिका है मानव की सामाजिकता और राष्ट्रीयता की दृष्टि से। न्याय इतनी बड़ी चीज है कि मानवीय अस्तित्व ही संकट में फंस जाता है यदि न्याय के समादर्श को स्वीकृत और प्रतिष्ठित न किया जाए। मनुष्य जिस चीज को जानता है उसी को मानता है और उसी पर काम करता है। यदि मनुष्य को उसके समादर्शों का ही ज्ञान ना हो तो वह उसे ना मान पाता है, ना ही उसको जीवन में उतार पाता है। उसके आचार और व्यवहार में वह दिखाई नहीं देगा जो चीज वो नहीं जानता है। इसीलिए हम लोग न्याय के इस प्रचार कार्यक्रम को लगातार संचालित कर रहे हैं। अभी पीछे दिल्ली में बेरोजगारों का कोई एक संयुक्त रोजगार आंदोलन चल रहा था। वो आंदोलन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की दृष्टि से जिन पार्टियों के बीच रहा हो, इसका ज्यादा महत्व नहीं है कि इसमें भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी कुछ हो रहा था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि वो राजनीतिक रोटी कोई अगर इसमें सेंकना चाहता था अपनी इसके गरम तवे पे, तो इसका तवा इतना गरम कैसे हुआ। लोग बेरोजगार हैं, इसी वजह से गरीब हैं और इसी वजह से उनके जीवन में अशांति है, अफरा तफरी है, निराशा है, हताशा है, उदासी है, आत्महत्या की खबरें हैं, विवाद हैं, आंदोलन हैं। क्योंकि आर्थिक न्याय के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। आप लोगों को शिक्षा दे दो, घर बना के दे दो, सुरक्षा का इंतजाम कर दो, चारों तरफ से गनमैन खड़े कर दो, डॉक्टर खड़े कर दो, लेकिन अगर उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, आर्थिक संसाधनों का उसके पास अभाव है, आर्थिक आय की उसके पास दुर्लभता है, अपर्याप्तता है, समुचित सुलभता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में
उसकी बाकी सारी चीजें निरर्थक हो जाएंगी। कितना भी शिक्षा हो, यदि उसके पास रोजगार का साधन नहीं है कोई आर्थिक, तो वो शिक्षित व्यक्ति अपने शिक्षा की मार्कशीट को, डिग्रीज को, प्रमाण पत्रों को क्या करेगा? उन प्रमाण पत्रों का मूल्य ही क्या है जिनकी कोई प्रोडक्टिविटी ना हो, जिनका उसके जीवन पर कोई प्रभाव ना हो। तो उन डिग्रीज को वो बटोर के कहां रखे, कौन से रजिस्टर में रखे रहे, किस फाइल में दबा के रख दे, या सिर पे ढोता रहे, जेब में लेके घूमे, इससे क्या होने वाला है? घर की तिजोरी में लाक कर दें। मूल्य क्या है उसका? उपयोगिता क्या है उसकी? सारी शिक्षा की उपयोगिता लोग कहेंगे कि रोटी के लिए ही नहीं है, रोजी के लिए ही नहीं है। व्यक्तित्व का विकास भी तो कोई चीज है, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास भी बड़ी चीज है, शिक्षा के द्वारा होगा। विकसित व्यक्तित्व का क्या करोगे? ओढ़ोगे कि बिछाओगे? विकसित होकर के भूखों मरने का कार्यक्रम कैसे सही हो सकता है? लोग आंदोलनरत हैं, उनके आर्थिक संसाधनों की पूर्ति नहीं हो रही है। विगत कई हजार वर्षों से यह समस्या है, जिसमें मनुष्य आर्थिक गरीबी, भुखमरी, शोषण, आर्थिक गरीबी के कारण दूसरी भी तमाम समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। जैसे कोई आदमी आर्थिक रूप से अगर कमजोर है तो आर्थिक कारणों से वो गुलामी का शिकार हो जाता है। लोग कहेंगे गुलामी का उन्मूलन होना चाहिए, आजादी का आंदोलन होना चाहिए। हम कहते हैं ये गुलाम बना क्यों है? लोग कहते हैं बाल मजदूरी समाप्त होनी चाहिए। हम कहते हैं वो बाल मजदूर बना क्यों है? एक बच्चा भूखों मर रहा है, वो जाके मजदूरी ना करे, क्या करे? भीख मांगे कि चोरी करे? फिर दो ही तो रास्ते बचे, या भीख या चोरी। अगर वो काम करके कमा के ना खाए तो क्या करे? दो ही विकल्प हैं, या भिक्षा या चोरी, और वो दोनों ही असामाजिक और अवैध है। भिखारीपना भी एक असामाजिक या मानवीय करते हैं कि कुत्तों की तरह वो दर दर निवाला मांगते फिर रहा है, रोटी मांगते फिर रहा है, तो पशुवत हो जाएगा। भिक्षाटन पशुता है। दूसरी ओर देखिए, यदि वो चोरी करता है, लूट करता है, तो ये अवैध है। अगर ये अवैध है तो अपराधी सिद्ध होगा। अपराधी सिद्ध होगा तो उसके लिए दंड के प्रावधान बने हुए, पीनल कोड्स हैं। दंड विधान में कहीं ना कहीं वो लपेटे में आएगा। पुलिस पकड़ेगी, मुकदमे चलेंगे, सजा होगी, फिर पिटेगा। ऐसी दशा में आप उसके लिए प्रॉपर अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो ये देखना होगा कि बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए आपको बाप रोजगार की चिंता करनी पड़ेगी। बाल मजदूरी इसलिए है क्योंकि बाप बेरोजगार है। माता पिता को यदि प्रॉपर रोजगार की सुलभता हो तो बच्चे को ही कमाने के लिए घर से जाएंगे क्यों? भीख मांगने के लिए निकलेंगे क्यों? चोरी करने के लिए बाहर जाएंगे क्यों? घर में माखन मिले
तो बाहर क्यों जाए नंदलाला? तो तुम्हारे जो नंदलाल इधर उधर समस्याओं में फंसे हुए हैं, तो वो सारे जो बाल गोपाल हैं, उनके पिताओं को, उनकी माताओं को प्रॉपर पर्याप्त आर्थिक संसाधन देना होगा। नौकरी आर्थिक संसाधन नहीं, कुछ लोग कहते हैं नौकरी देना होगा। प्रत्येक घर को एक नौकरी देंगे। कई सरकारें दावा करती हैं नौकरी कैसे दोगे और कहां बनाओगे नौकर, इसका मालिक कौन होगा? जो मालिक है वो मालिक क्यों है? मतलब कि दुकान जिसके नाम होगी वो मालिक होगा और दुकान में जो काम करेगा वो नौकर होगा। तो रोजगार इसमें किसका है? रोजगार का साधन इसमें क्या है? दुकान। दुकान रोजगार का साधन है, या कृषि क्षेत्र में है तो जमीन रोजगार का साधन है। तो वो रोजगार जिसके पास होगा, जो इसका मालिक होगा, वो उसी का रोजगार होगा। दूसरा कोई भी इसमें ठसेगा तो जाहिर है कि वो मालिक नहीं होगा, वो गुलाम होगा। तो ये जो नौकरी का झांसा है, सारी पार्टियां आपको नौकरी का झांसा दे रही। तो नौकरी का झांसा, बल्कि ये झांसा नहीं, ये एक षड्यंत्र है। ये सोचा समझा है, ये प्लांटेड है कि रिसोर्स मुट्ठी में करो और जन सामान्य को उस रिसोर्स के आड़ में गुलाम बना दो। दुकान अपनी कर लो, फैक्ट्री अपनी कर लो, जमीन अपनी कर लो, तो जो 1 से 5% जो अपने आप को तथाकथित आक्रामक वर्ग, जो अपने आप को मालिक समझ बैठा है, वो बाकी को गुलाम बनाने का यत्न कर रहा है। तो उस यत्न के तहत वो नौकरी और मजदूरी और इसके ऑफर देता है। वो अपना शोरूम खोलेगा, 100 लोगों को उस पर सेल्समैन रख लेगा। शोरूम के प्रॉफिट एंड लॉस, अब लॉस में तो कोई वैसे भी नहीं जाता, प्रॉफिट के लिए ही चलाता है धंधा। तो उसके प्रॉफिट की मिल्कियत अपने पास रखता है। प्रॉफिट क्या होता है कि जितना पैसा श्रमिकों का काट लिया जाता है उतना ही एक्सेस दिखाता है दुकान में, शोरूम में, फैक्ट्री में। तो उसी को वो प्रॉफिट समझ के रख लेता है। प्रॉफिट कभी किसी दुकान या फैक्ट्री में होता नहीं। प्रॉफिट वास्तविक है ही नहीं। वो जो एक्सेस मनी दिखाई देती है आफ्टर पूंजी लागत माइनस करके, श्रम लागत माइनस करके जो बचता है उसको वो प्रॉफिट बताते हैं। आप किसी भी उत्पादन की 3 लागतें होती हैं, जो श्रम लागत है, जो पूंजी लागत है, और जो राजकीय जो टैक्सेशन आती है। तो 2 चीजें घटा दी जाए, टैक्स आदि पे हो गए, उसके बाद पूंजी जितनी खर्च हुई थी उसको पे कर दिया। अब जो बचा है उसमें वो श्रम पक्ष का रहता है, वही पूरा श्रमिकों में बांट दिया जाए तो श्रमिक का काम कंप्लीट हो जाता है।
तो अगर ऐसा किया जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? पूंजीपति को ही दिक्कत होगी। वो कहेगा फिर हमने पूंजी क्यों लगाई, हमने पूंजी लगाई थी तो हमको क्या लाभ है इससे। सवाल यह है कि पूंजी तुमने क्यों लगाई, किसने कहा था कि पूंजी लगाओ? आप पूंजी मत लगाओ। दूसरी बात, पूंजी जो लगाने जा रहे हो ये कहां से लाए हो? पूंजी का निर्माण कैसे होता है ये विधि बताओ। उनके पास कोई विधि नहीं बताने। तो पूंजी कहां से आई है, इसका तुमने निर्माण किस विधि से किया है? कोई कहेगा हमने बचत के द्वारा पूंजी बनाया है। दूसरे लोग 10,000 कमाते थे, 15,000 खर्च करते थे, 11,000 खर्च करते थे या 10 खर्च कर डालते थे, उनके पास जीरो हो जाता था या माइनस हो जाते थे। इन्होंने कहा हमने बचत के द्वारा पूंजी का निर्माण किया है, इसलिए हमने पूंजी लगाया। बचत के द्वारा पूंजी का निर्माण किया, इसलिए पूंजी लगा लिया। ये बचत के द्वारा जो पूंजी लगा लिया है, अगर ये वाली बात सही है तो अब तक जो पूंजी लगी है उसका रिकॉर्ड दूसरा क्यों है? रिकॉर्ड ये कहता है कि अभी तक जो लोन हुए हैं उसमें से 80% लोन उनको गया है जिनकी टर्नओवर, जिनकी अपनी जो पूंजी है वो 100 करोड़ से अधिक है। तो जिनके पास 100 करोड़ से अधिक था उन्हीं को लोन क्यों दिया गया? अगर पूंजी का यही सिद्धांत है। दूसरी बात, उस लोन पर ब्याज कहां से दिया जाता है? ये बात भी साफ, ब्याज भी उसी फैक्ट्री से ही चुकाया जा रहा है। तो झूठे ये सब चढ़ा दिया उन्हीं के नाम पर, उसी श्रम वाले पक्ष से ही ये पैसा पे किया जाना है, ब्याज भी लाभ भी। उसी पक्ष से पे होना है। तो किसको पागल बना रहे हो? हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा। तुम जब वहां से लोन ले रहे थे किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में लगाने के लिए, तो लोन तो उस कंपनी पर चढ़ रहा था। अब कंपनी में इनकी लिमिटेड लायबिलिटी है, उसकी सीमा जितनी है शेयर होल्डिंग की, उस लिमिट तक इसकी लायबिलिटी होती है। उससे ज्यादा होने पर वो पैसा एनपीए हो जाता है, लोन डूब जाता है। तो अब सोचिए कितनी कंपनियों का एनपीए हो रहा है, कई कई लाख करोड़ एनपीए हो गए। क्यों? इनकी लिमिटेड लायबिलिटी है, कहां से रिकवर करें? तो इसका मतलब इसके ऊपर, पूंजीपति के ऊपर है भी नहीं, सिर्फ नाम इसने अपना लगा लिया है। इन्वेस्टमेंट फर्जी उधर का आया है, ये तो चवन्नी उसमें डाल लिए, झूठा सब ये फर्जी बाड़ा है। शेयर इशुइंग फर्जी बाड़ा है, डिवेंचर इशुइंग फर्जी बाड़ा है, बैंक लोन फर्जी बाड़ा है। ये सब श्रमिकों को लूटने के सारे ये षड्यंत्र हैं, और श्रमिक वर्ग को इसीलिए ज्यादा शिक्षित नहीं होने देते। यदि वो शिक्षित हो गया, इकोनॉमिक्स के सिद्धांत समझ गया, तो ये मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसमें से जो फर्जी बाड़ा किया जाता है, उस जो हजारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा, उसमें से ये राजनेताओं मंत्रियों को चंदा देंगे।
ब्राइबिंग देंगे और उसके जरिए अपने मर्जी का रेपो रेट लगवा देंगे ताकि किसी को ये पूंजी मिल ना सके। मिले, कोई लेने की हिम्मत करे तो इतना ब्याज पड़ेगा कि वो प्रॉफिट उसको अपनी जिंदगी चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो वो उद्यम बंद करना पड़ेगा उसको। लोन पर चलने वाले उद्यम स्वतः बंद हो जाते हैं। जब ये उनके मुकाबले पे उतरता है तो वो लोग अपना बड़ा मैकेनिज्म लेके चले जाते हैं सामने और उनके नकारों के सामने इसकी तूती बन जाती है। इसके विक्रय की आवाज बाजार में और बस ये खत्म हो जाता है। वो कम से कम लागत में पुटअप कर देंगे, श्रम लागत गिरा देंगे, सरकार से रिबेट ले लेंगे, ये बड़ी चालाकी से काम करेंगे, सरकार से जमीनें अलॉट करा लेंगे। ये सब अपने संबंधों का लाभ उठाएंगे, तमाम फैसिलिटीज अपने नाम करा के और प्लस अपने द्वारा एकत्रित पूंजी लगा करके और मार्केट में हैवी लागत वाली पूंजी से स्टार्ट होने वाले उद्यम को भीख मंगवा देंगे। अंत तो गत्ता उसकी मशीनें तक बिकेंगी और इन्हीं के शरण आना पड़ेगा उसे। मशीन भी बेचेगा और फिर आके इन्हीं के उसमें अपनी मशीन पर नौकरी करेगा। तो ये सब सोचा समझा है, वेल प्लान्ड है। अब इस वेल प्लान्ड में अभी पूछा गया है कि रेटिंग अंतरराष्ट्रीय देशों की साख बढ़ाने वाली रेटिंग पर इंडेक्स का नजरिया। जी, किसी अखबार की एक न्यूज है, दैनिक भास्कर रसरंग, इस तारीख का है 21/8/2022। देशों की साख मापने वाली रेटिंग्स हमारे लिए इनके क्या मायने। ये पेपर में छोटा सा लेख है। देशों की साख या किसी देश का स्टेटस आप मापना चाहते हैं तो वास्तव में किसी देश में न्यायशीलता कितनी है, कोई भी रेटिंग मापनी है तो न्यायशीलता कितनी है, इस पर माप होनी चाहिए। बाकी तमाम अपने क्राइटेरिया इधर उधर के विकसित करके उस पर कोई माप करने से किसी देश को क्या लाभ होगा। अगर एनडीएस का नजरिया पूछना है तो एनडीएस तो किसी भी देश की साख मापने के लिए किसी भी प्रकार की रेटिंग यदि वो न्याय पर आधारित नहीं है तो
तो उसको निरर्थक मानती है। रेटिंग के जो पैरामीटर्स हैं, अन्य किसी पैरामीटर का किसी राष्ट्र की गुडविल कितनी है, कोई मतलब नहीं। एक अनैतिक राष्ट्र, एक अन्यायकारी राष्ट्र, अन्यायग्रस्त राष्ट्र, जिसका पूरा संविधान अनैतिक हो, जिसके संविधान के कोई प्रावधान, कोई कानून, कोई नियम, कोई नीतियां अथवा उसके कोर्ट के कोई निर्णय यदि न्याय संगत नहीं है, तो अन्य किसी पैरामीटर से उस राष्ट्र की गुडविल का क्या औचित्य है कि कोई राष्ट्र कितना अच्छा है, कितना विश्वसनीय है, कितना उसमें सद्भाव है। अन्य किसी पैरामीटर से किसी राष्ट्र की साख केवल उसकी फर्जी छवि को दिखाएगा, ओढ़ी हुई। अंदर पेट में दर्द है और चेहरे पे मुस्कुराते रहिए। पेट में दर्द है और चेहरे पर फर्जी मुस्कान चिपका लीजिए, उससे क्या लाभ होगा? राष्ट्र की गुडविल का एक ही पैमाना है, किसी राष्ट्र में सद्भाव का एक ही पैमाना है कि उसमें न्यायशीलता कितनी। न्यायशीलता का क्या पैमाना है? किन्हीं भी दो नागरिकों के बीच में, किन्हीं भी दो नागरिकों के बीच में उनके अधिकारों में संतुलन कितना है? एक नागरिक ऐसा है जो नमक का टेस्ट भी नहीं जानता, 1 रुपए भी कहो प्रतिदिन उसकी इनकम ना हो, और दूसरा नागरिक करोड़ों रुपए प्रतिदिन की इनकम पर बैठा हुआ है, इतने रिसोर्स उसके पास सुलभ कराए गए हैं, उसी को और भी बैंक फाइनेंस हजारों करोड़ के हो जाते हैं। जिसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेस हैं, वो बैंक में फिर से उसकी फाइल लगी है, मतलब 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति वालों को ही 80% लोनिंग हुई। ये एक आंकड़ा कह रहा है सरकारी। अभी हमने देखा वरुण गांधी का कोई एक वीडियो था जो किसी सोशल मीडिया पे दिखाई दिया, जिसमें वे इस पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो अब पार्टियों के भीतर, सरकारी जो सत्ता में हैं लोग, उन पार्टियों के भीतर रहने वाले भी यंग लोग अब ये बात उठाने लगे। स्टेब्लिश्ड कई नेता जिनका थोड़ा बहुत जमीर जिंदा है, या वो जमीर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं किसी कारणवश, तो वे कुछ सही बातें अब बोलने लग गए। और ये बोलनी चाहिए। अगर सही बातें रखोगे, ये किसी का विरोध मत करो, सही बातें रखना प्रारंभ करो। सरकार के विरोध में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन सही बात रखो। तो सरकार में यदि सही बात रखी ही नहीं जाएगी तो सरकारें भी उस पर चिंतन कैसे करेंगी? तो बाहर के लोग, आम नागरिक का भी यह फर्ज है कि वो भी सही बात रखना प्रारंभ करे और इस बात से ना डरें कि सही बात कहने से कोई नाराज होने वाला है या सरकार नाराज हो जाएगी। तुम्हारी सही बात परद्रोहात्मक ना हो। अगर परद्रोह से भरी हुई है सही बात, तो निश्चित रूप से लोगों को तकलीफ देगी। परद्रोहात्मक नहीं, राजद्रोहात्मक नहीं, सरकार के लिए विरोधात्मक नहीं,
लेकिन आप एक सजेशन के रूप में, सुझाव के रूप में, प्रस्ताव के रूप में, एक मत के रूप में, एक विचार के रूप में अपने मतों को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं और इसे संवैधानिक अधिकार है। आप संविधान भी इसकी इजाजत देता है कि आप सही बातें रखें, आप सही बात को व्यक्त करें, विरोध करने के लिए नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि कंसीडरेशन के लिए, विचार करने के लिए वे लोग उस पर विचार विमर्श करें। हर व्यक्ति बेईमान ही है, सत्ताधीश सब बेईमान ही होंगे, ये बात पहले से ही सोच के बैठने से कोई लाभ नहीं। सभी वही पंचतत्वों से बने, सब में उसी आत्मा का वास है। सुखम वांछन्ति सर्वे ही, कोई दुख नहीं चाहता, सुख ही सब चाहते हैं। लेकिन सुख आएगा कैसे? धर्म के बिना सुख नहीं। धर्म क्या है? जो कोई भी सही बात है उसे धर्म कहते हैं। जो बात गलत सिद्ध हो जाती है तो वो अधर्म हो जाती है। जैसे 2 + 2 = 4, 4 सर्वतोभावेन गणित के हर फार्मूले से सिद्ध हो जाएगा कि 2 में 2 जोड़ने से 4 ही होगा, तो ये धर्म हो जाएगा। इसे आप ग्रंथ में लिख सकते हो, गणित की पुस्तकों में लिख सकते हो। इसका ये आंसर क्या कि 2 + 2 = 4 और 3 5 नहीं होगा। इसका जोड़ 2 में 2 का जोड़ कभी 3 या 5 या 8 15 17 होने वाला नहीं। तो बाकी बातें अधर्म हो जाएंगी। अधर्म माने जिसे धारण नहीं कर सकते, धर्म माने जिसे धारण कर सकते हो। एक ऐसा मूल्य, एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा वेग, एक ऐसा पथ्य जो धारणीय हो। धारणीय मार्ग ही धर्म है। धारणीय इति धर्म, जो धारण करने योग्य है, जो धारणीय सधर्म। धारणीय नहीं है तो धर्म नहीं। और अधारणीय बातों को धर्म मान करके ही आप अधर्मी हो गए। धार्मिक होते हुए भी अधर्मी हो गए। नाम मात्र का धर्म रह गया आपका। जो बात सही है उसे धारण करने की आदत डालिए तो धार्मिक होना गौरवशाली हो जाएगा। और आप हिंदू होने के कारण धार्मिक हैं, आप मुस्लिम होने के कारण धार्मिक हैं, आप सिख होने के कारण धार्मिक हैं, ईसाई होने के कारण धार्मिक हैं, तो निश्चित रूप से आपको चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ सकता है अनेक बातों पर। और आपकी धार्मिकता प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएगी। तो जो कुछ भी सत्य सिद्ध होने लगे उसे आप धारण कीजिए। जो बातें सही होंगी वही सुख देंगी। तो यदि जीवन में सुखी होना है, समृद्ध होना है, तो आपको सही वाली बात मानना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि सही वाली से समृद्ध नहीं होंगे। रावण को ही डाउट। रावण ने सोचा कि कुबेर को धक्का मार के ही लंका मिलेगी। धक्का मार के लंका प्राप्त होगी, लंका निर्माण करके नहीं प्राप्त होगी। क्या ये सच है कि धक्का मार के ही लंका मिलेगी? फिर यदि कुबेर ने भी यही बात सोच ली होती तो लंका का निर्माण ही नहीं होता। तो आप धक्का किसको मारते और धक्का मार के क्या प्राप्त करते? Where there is no Lanka in existence, then what to capture? Is it possible? Never. Lanka should be there. Lanka must be there to capture it. तो निर्माण करके ही, अरे तुम्हारा ये बेईमानी भी तुमको करने के लिए सृजनात्मकता चाहिए।
भले तुम ना कर पाओ, कोई दूसरा करे, बट समवन टू डू इट, समवन हैज टू डू इट। क्यों? अगर इसको क्रिएट नहीं करता कोई तो कब्जा कैसे करोगे? राम मंदिर ना बना होता तो इस पर मुगल कब्जा कैसे करते? बाबर कब्जा कैसे करता? बाबरी मस्जिद कैसे बनती? तो यू हैव टू क्रिएट ए राम मंदिर देयर। आप कोई भी अच्छी चीज बनाइए, लुटेरे को भी तभी ना प्राप्त होगी जब कोई बनाए। तो लुटेरे को भी कृतज्ञ होना चाहिए। किस बात के लिए? सृजनात्मकता की। हे सर्जक, तुम धन्य हो, नहीं तो लूटते भी किस? एक आदमी आया समोसे की दुकान से, समोसा चोरी करके भाग गया। हमने माना ठीक काम किया, अच्छा है चुराए, लेकिन ये बता दो कि तुम सफल कैसे हो समोसा चुराने में। अगर उसने समोसा नहीं बनाया होता दुकानदार ने, तो तुम समोसा चुराते कैसे? तो उसको थैंक यू बोलो। तो कौन है जो धन्य है? सर्जक। इसलिए सृजन का कार्य ब्रह्म कर्म, दंभ कर्म में सृजन नहीं विध्वंस। रावण सैव मार्गी, दुर्योधन सैव मार्गी, उनको ब्रह्मा विष्णु से नफरत। कृष्ण विष्णु के अवतार है, कृष्ण को बड़ी विपत्ति, उनको कंस को कृष्ण से। क्यों? सैव मार्गी, विध्वंस मार्गी। वो सिर्फ तोड़ेंगे, बनाएंगे नहीं, सिर्फ तोड़ेंगे। कोई कह दे बनाओ भी, तो कहेंगे मुश्किल है। इस तोड़ में कुछ होता हो, बना सा दिखे तो बात अलग है। पत्थर को तोड़ डाले तो रेत बन गया, तो कहना हाँ रेत बना रहे। नहीं नहीं, तुम्हारा तो कंसंट्रेशन तोड़ने में था, तुम तोड़ डाले, रेत हो गया है वो। तो वो तुमने गुस्से में गेहूं को पीस डाला, तो तुम्हारी इस ध्वंस वृत्ति ने भी आटा बना दिया। चलो ठीक है, एक नेक काम हो गया, लेकिन तुमको पता नहीं, तुम तो दूसरे ध्वंस करने में मजा ले रहे। तो जो क्रिएशन है वो ब्रह्म कर्म, दंभ कर्म नहीं। दंभ तो दबाता है, पीसता है, तोड़ता है, डिवाइड एंड रूल करता है। इसलिए समझना पड़ेगा। सही बात सामने लाओ, सही बात करो। गलत लोगों को भी सत्य बहुत प्रिय है। क्यों? सृजन बहुत प्रिय है, लूटेंगे कैसे? केवल सृष्टा को ही सृजन प्रिय नहीं है, उसे तो है ही। विध्वंसक को भी सृजन प्रिय, लुटेरे को भी सृजन प्रिय। वो समोसा लेके तभी भाग सकता है जबकि समोसे का कोई निर्माण करे। फसल चुरा के कोई तभी भाग सकता है जबकि फसल कोई उगाए। इसलिए उसको भी फाइनली चाहिए तो उत्पादन, सृजन, क्रिएशन। तो दुर्जन को भी सृजन प्रिय है, हालांकि विध्वंस वृत्ति का। फिर विध्वंस के लिए भी तो उसको चाहिए। कई मुसलमानों ने हमला किया भारत पर,
सारी मूर्तियां तोड़ डाले। फर्ज करो कि अगर भारत ने इन मूर्तियों का निर्माण नहीं किया होता तो वो तोड़ते क्या? तो कितने मूर्ति प्रिय हैं वो लोग। हालांकि मूर्ति से नफरत है उनको, लेकिन अगर कोई बनाए तभी तो तोड़ने का मजा आएगा। चोरी तुम तभी कर सकते हो जबकि कोई उत्पादन करे, विध्वंस तुम तभी कर सकते हो जबकि कोई सृजन करे। तो मूर्ति निर्माण भारत ने किया और मूर्ति भंजन मुगलों ने किया, मुसलमानों ने किया। काहे किया? उनकी अपने चिंतन है, लेकिन अच्छा है कि इस कर्म के लिए भी उनको सृजन की अपेक्षा है। हर लुटेरे को उत्पादन चाहिए, सृजन चाहिए, और इसीलिए हम कहते हैं सही बातें करो, सही बातें रखो, सही विचार व्यक्त करो, और ये ना सोचो कि कोई बुरा मानने वाला है। नहीं, कोई बुरा मानने वाला नहीं है, चिंता मत करो, कोई भी बुरा मानने वाला नहीं है। आज तक पूरी दुनिया में सही बात रखने और सही बात करने के लिए भले आदमी तो प्रशंसक हैं ही, वे तो अपेक्षा करते ही हैं, बुरे आदमी भी अपेक्षा करते हैं कि आप सुंदर कर्म करें। अगर कोई सुंदर सीता का निर्माण नहीं करेगा तो रावण किसे उठा के भागेगा? किसी भी चीज को चुराने के लिए उसके सज्जन सृष्टा होने चाहिए, अच्छे क्रिएटर होने चाहिए। तो ये बड़ी सुनिश्चित बात है कि बुरे लोगों को भी भलाई पसंद है। फाइनली दुनिया में कोई भी चोर डाकू भी कहीं डकैती मारने जाता है तो वहां चाहता ये है, जिनको लूट रहा होता है वो यही चाहता है कि उसको वो सच सच बताएं, सब बात, झूठ ना बोले। कहता है झूठ उसे बिल्कुल पसंद नहीं, सत्य ही एकदम प्रिय है। कहता है अगर सत्य सत्य नहीं बताया तो बहुत कूटते हैं। इसका मतलब सत्य की अपेक्षा उन्हें भी, वो चाहते हैं कि सच्चाई ईमानदारी दुनिया में कायम रहे। उनके गिरोह में भी कोई अगर उनके प्रति वफादारी और ईमानदार नहीं रहता, निष्ठा नहीं रखता, तो बहुत नाराज होते हैं, बहुत मारते हैं। जरा सा भी शंका होती तो आप कितना भी कहते रहे कि हुजूर हमने आपका नमक खाया है, तो वो कहते हैं ले नमक खाया था तो अब गोली खा। गब्बर सिंह का डायलॉग आपने सुना हो। बुरा आदमी भी ईमानदारी की अपेक्षा करता है। वो 2 थे, तुम 4, फिर भी गए हार। शंका है तुम्हारे ऊपर कि तुम ईमानदारी से नहीं लड़े। बुरा आदमी भी, एक डाकू गब्बर सिंह भी ईमानदारी की अपेक्षा कर रहे हैं, सच्चाई की अपेक्षा कर रहे हैं। सच सच बताओ क्या हुआ था। सत्य की मांग है, सत्य की अपेक्षा है, सत्य की चाहत है। इसका मतलब सत्य तो फाइनली आत्मा को प्रिय ही है। तो आप सही बात रखें, सही बात बोलें। सरकार में बुरे लोग भी हैं तब भी वो कहीं ना कहीं वेलकम करें। हमने डिजिटल करेंसी का प्रचार लगातार, आप सभी जानते हैं कि पिछले 20-25 साल से तो हम लोग लगातार कर रहे हैं। पिछले
12-15 साल से तो सरकारों को ही दे रहे हैं। फाइनली आज ये स्थिति हो गई है, केवल भारत सरकार ही नहीं, अब डिजिटल करेंसी का रट्टा दुनिया का हर देश मार रहा है, दिन भर बोल रहे हैं उस पर। तो ये कैसे हुआ? हमने सही बात रखी कि करेंसी का डिजिटल फॉर्मेट स्वीकार करो, ये सिक्का नोट सब बंद करो। फिजिकल करेंसी ने बहुत सारे ब्लैक लेन देन को जन्म दिया, ब्लैक संपत्तियों को क्रिएट किया, ब्लैक कारनामों को जन्म दिया, चोरी डकैती, घूसखोरी, गबन, घोटाला, लूट, तरह तरह के षड्यंत्र, आतंक, सभी प्रकार की बुराइयों को जन्म दिया, काले कारनामों को जन्म दिया, चोरी डकैती को जन्म दिया। अब उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा जगत इससे त्रस्त हो गया। अब उचित ये है कि आप करेंसी के वास्तविक फॉर्मेट को अपनाइए। आंकिक मुद्रा प्रणाली या इसे अंक लेखित मुद्रा प्रणाली भी कहते हैं। ये लिखित में ये अंक होते हैं, मुद्रा अंकों के रूप में चलती है और वो रिटन फॉर्म में, लिखे बिना कोई लेन देन नहीं होगा, उसमें संभव ही नहीं रहेगा, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में मुद्रा है नहीं। तो जब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो आप हाथ में ऐसे डायरेक्ट लेन देन कैसे करेंगे? कोई ग्राउंड ही नहीं इसका। और जब आप फिजिकल फॉर्म में इसे लेन देन नहीं कर सकते तो आप ऑफ द रिकॉर्ड काम कैसे कर पाएंगे? जो करेंगे तो ऑन रिकॉर्ड हो, यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू राइट डाउन इट इन योर अकाउंट्स। अकाउंट बुक में आपको लिखना होगा, बही खाते में दर्ज करना होगा, तभी मुद्रा के फॉर्मेट में आएगी। अंक मुद्रा प्रणाली है। अब इसे अगर कर लेते तो ये झंझट ही खत्म हो जाता, नैतिकता आ जाती, न्यायशीलता अपने आप आ जाती। और जिस दिन ये सिक्के और नोट फिजिकल फॉर्म में जो करेंसी चल रही है, जिस दिन ये पूर्णतः बंद कर दिए जाएंगे और प्रत्येक मौद्रिक इकाई रिटन फॉर्म में हो जाएगी, उस दिन 100% भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। कोई लोकपाल, जन लोकपाल, सरकारी लोकपाल, सीबीआई, नौटंकी, ये आपको कोई जांच एजेंसी की जरूरत नहीं रह जाएगी। कोई पुलिस केस, मुकदमेबाजी, नौटंकी, इनके लिए भी कोई स्थान नहीं बचेगा। अपराध प्रायः शून्य जैसे हो जाएंगे। अब मात्र एक घोषणा करनी है सरकार को, किसी भी देश की सरकार घोषित कर दे कि अब ना कागजी मुद्रा छपेगी, ना धातु के सिक्के ढलेंगे, मुद्रा अंकों के रूप में डिजिटल फॉर्म में इन राइटिंग, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफरेबिलिटी पर आधारित, आधार कार्ड से लिंक्ड अकाउंट के माध्यम से हर बैंक अकाउंट आधार कार्ड यूआईडी बेस्ड होना चाहिए, जिससे यह पता चले कि किसके अकाउंट से किसके अकाउंट में वास्तव में ये गया। यूनिक आईडी। जैसे ही बैंक अकाउंट इससे जुड़ेगा, सारी बातें साफ हो जाएंगी, नैतिकता आ जाएगी, न्यायशीलता आ जाएगी। और अगर ये नैतिकता और न्यायशीलता लाते हो, किसी रेटिंग की जरूरत नहीं, गुडविल की पूरे राष्ट्र की अपने आप पैदा हो जाएगी। और जो राष्ट्र सबसे पहला डिजिटल करेंसी बेस्ड हो जाएगा, वो राष्ट्र अजेय हो जाएगा, वो राष्ट्र सबसे ज्यादा समृद्धि की ओर बढ़ जाएगा। बड़ी तीव्र गति से दुनिया में आगे जाएगा, चोरियां समाप्त हो जाएंगी, सरकारी गंदी राजनीति पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, प्रशासनिक घूसखोरी, भ्रष्टाचार सब समाप्त हो जाएंगे।
राजकोष के एक एक रुपए का सदुपयोग होने लगेगा। अब आप देख लें, इन सभी चीजों का एक न्यायोचित स्वरूप सामने आएगा। राष्ट्र के चप्पे चप्पे पर, कदम कदम पर ईमानदारी का संगीत गूंजने लगेगा। रेटिंग अपने आप आसमान छू जाएगी। चिंता मत करें, गुडविल ही गुडविल होगी आपके राष्ट्र की। करके देख लीजिए, सरकारें आज कर लें, आज से काम हो जाएगा। मोदी जी को समझाया, कर लो, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे बोले थे कि हां करेंगे, नहीं किए। फिर जैसे तैसे डिजिटल इंडिया नाम से प्रोग्राम घोषित किए, फिर डिजिटल करेंसी जब फंसे नोटबंदी वाले में, तो करेंसी को डिजिटल करेंसी के नाम से घोषणा की। मन की बात में हमारी किताब का रट्टा मारे, सब रखे लेकिन एनडीएस का नाम नहीं लेते, सब दे रखा है, बाई हैंड तक दे रखा है। फेस टू फेस हमारे प्रतिनिधि की बात हो रखी, सब साइलेंट, पूरी भाजपा साइलेंट, पूरी सरकार साइलेंट है, मोदी जी साइलेंट है, उनके सब प्रधान मुख्यमंत्री साइलेंट है, सबको दे रखा है। चारों जनाधिकारों का प्रस्ताव दे रखा, महालोकतंत्र का प्रस्ताव दे रखा, एम्प्लॉयमेंट फंड का प्रस्ताव दे रखा, डीबीएस डिजिटल वोटिंग सिस्टम का प्रस्ताव दे रखा, पूरे डिजिटल नेशन का प्रस्ताव दे रखा, डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव दे रखा, सिंगल टैक्सेशन प्रणाली का प्रस्ताव दे रखा, खर्च मुक्त, व्यय शून्य टैक्सेशन प्रणाली, हजारों करोड़ का व्यय आता है, जीरो खर्चे पर आप उस प्रणाली को लागू कर सकते हैं। किसी के बैंक खाते में आने वाली राशि पर आप ज्यादा नहीं 1% के आसपास एक मात्र टैक्स लगा लीजिए, सैकड़ों प्रकार के टैक्स सब समाप्त हो जाएंगे। किसी टैक्स की जरूरत नहीं। अभी तो दर दर पे, जगह जगह पे, जर्रे जर्रे पर टैक्स, तब किसी चीज पर टैक्स नहीं होगा, हर चीज टैक्स मुक्त होगी। और टैक्स रिकवरी के लिए दर दर कोई छापा, कोई नोटिस, कोई नौटंकी, कोई मुकदमेबाजी, कोई वकील, कोई सीए की कहीं आवश्यकता नहीं रही। जिसकी आर्थिक स्थिति जैसी है उतना ही उसका लेन देन आर्थिक होता है, चिंता की जरूरत नहीं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुकूल ही मौद्रिक व्यवहार करता है, इसलिए ऑटोमेटिकली उसी अनुपात में उसके बैंक अकाउंट में आवक जावक होगी। चिंता ना करें, जो भी आवक होती है उस पर 1% मात्र, 100 रुपए आए, 1 रुपए का टैक्स कटेगा, 99 रुपए इसके खाते में जाएंगे, दैट्स ऑल। बाकी कोई टैक्सेशन की जरूरत नहीं, सिंपल टैक्सेशन प्रणाली। देयर इज नो नीड ऑफ फर्जी बैंकिंग प्रणाली, देयर इज नो नीड ऑफ टैक्सेशन प्रणाली, टैक्सेशन टैक्स ऑफिसेस, देयर इज नो नीड ऑफ टैक्स कलेक्टर्स, देयर इज नो नीड ऑफ टैक्स इंस्पेक्टर्स, छापा पुलिस, फर्जी मुकदमेबाजी, मानसिक तनाव, घूसखोरी, सौदेबाजी, सरकार को घाटा, सब समाप्त हो जाएगा। तो तत्क्षण सब चीज का उद्धार हो सकता है यदि हम लोग सही बातें करने लग जाए। और जहां तक अंजू जी ने जो प्रश्न किया था, साख वाला, इस साख की रेटिंग, कि आज जो पैरामीटर्स हैं, कितना एक ही पैरामीटर कि नैतिकता कितनी, न्यायशीलता कितनी। आप इन न्याय प्रस्तावों पे काम करो, सारा राष्ट्र नैतिक, सब गुडविल ही गुडविल। यही 2-4 प्रस्ताव इनमें से कोई भी महालोकतंत्र लागू कर लो, सारी दुनिया के हर देश बड़ी गुडविल वाले हो जाएंगे। कोई कहीं ना पाएगा कि इस राष्ट्र की गुडविल खराब है।
सब चीज सार्वजनिक बहुमत से अगर पारित खारिज होने लग जाए, नियम नीति निर्णय, सारी बात ही खत्म हो जाएगी। आप जनहित विरोधी कोई नियम नीति निर्णय न बना पाएंगे न लागू कर पाएंगे, अगर जनता के हाथ में मतदान का यह अधिकार आ जाए कि वो नियम नीति निर्णय पर पारित अथवा खारिज करने का मतदान कर सकेगी। अब बहुमत सिद्ध होने पर ही चीजें पारित होंगी, अन्यथा नहीं। बना तो कोई भी सकेगा, जो भी विद्वान है लोग बनाए। पारित खारिज सहमति जनता के लोग, जनता से सहमति के बिना कोई चीज मत करो, ये महालोकतंत्र है। 53 नंबर प्रस्ताव है 111 में से एनडीएस का प्रस्ताव। अब इसमें आप देखें, यदि आप डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव या ये महालोकतंत्र का प्रस्ताव है, चारों जनाधिकारों का प्रस्ताव आप कोई भी अपनाएं, धन्य हो जाएगा देश, साख ही साख। अब अन्य किसी रेटिंग की जरूरत नहीं। बाकी रेटिंग में क्या दिखा रहे हो? लोग तो बर्बाद हैं, भूखों मर रहे हैं, करोड़ों लोग भूखों मर रहे हैं, बर्बाद हैं, गरीबी में दिन काट रहे हैं, कचरे में खाना ढूंढ रहे हैं, और आप उसमें गुडविल ढूंढ रहे हैं अपने देश की। रेटिंग तैयार किए हुए, काहे की रेटिंग? भूखमरों का कंट्री, यहां से अमेरिका तक। 4 आदमी समृद्ध हैं तो उसको समृद्धि में दिखा रहे। ये तो फिर सोने की लंका रावण वाली भी थी, तो लंका तो भूखमरे नागरिकों से भरी हुई थी। अगर राजमहल सोने का है तो देश की गुडविल अच्छी हो जाएगी, देश तो बर्बाद ही। अगर ताजमहल सफेद संगमरमर का हो जाएगा तो भारत बड़ी महान स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। नेवर, नो गुडविल, सब बेकार है। अब भूखमरों का कंट्री, 70% अनपढ़, 70% भूखमरे, 70% बेघर, 70% बीमार। अब फिर भी चोचलेबाजी, गुडविल रेटिंग, काय का गुडविल, अब काय का रेटिंग, किस बात का रेटिंग? चोचलेबाजी। इसलिए इस चोचलेबाजी से सब लोग मुक्त रहें। अखबार नवीस जो है उसी 1 से 5% के प्रतिनिधि हैं, वो ऐसी अल्लबल लिखते हैं। इसी तरह के फर्जी डिपार्टमेंट बने हुए रेटिंग वाले, और उनकी खबर नवीस, उसके प्रकाशक, प्रचारक और डिस्कशन करता कोई जनता को सही जानकारी तक नहीं देते। तो इसलिए सही बातों का सही मीडिया की जरूरत है। अभी तो लोकतांत्रिक मीडिया भी नहीं है, सेठों के मीडिया है, कमर्शियल मीडिया को ही डेमोक्रेटिक मीडिया बता रहे हैं। और सारे के सारे सेठों के मीडिया है, कमर्शियल है। सोशल मीडिया भी जुकरबर्ग मालिक, अब बता रहे हैं ये सोशल मीडिया। इसमें क्या खाक सोशल मीडिया, जो मर्जी हो जिसको रोक देता, जहां मर्जी जितना ही वो चलने देता। हर थोड़ी देर आप इस पोस्ट का 10 रुपया देंगे, अब तो 400 मांग रहा, हमने सुना। कितना भी मांग सकता है भाई, वो 4000 भी मांग सकता। पहले तो 10 ही 5 मांगता था, अब तो हर पोस्ट पे आ जाता है, डू यू विश टू पब्लिसाइज इट? करना है? नहीं, हट। तो बोले तुम्हारा फिर 4 आदमी देखेंगे तुम्हारे, 5000 तुम्हारे में फ्रेंड्स होंगे, जाएगा 2 4 5 आदमी के पास। अब आजकल किसी के कुछ नहीं आता जाता, वो सब कंट्रोल है। पुराना जो था कि जगजुग आते जाता रहता, तो कोई पोस्ट पढ़ दे, कुछ नहीं, हो सेट है, वो 4 5 आदमी का दे दिए, तो देखो कहां जाओगे लल्लू पंजू। तो उसको बता रहे हैं सोशल मीडिया है। अरे बकलोलों, इनमें कोई सोशल मीडिया नहीं है, ये ऐसे ही चल रहे हैं कि सब मालिक हैं। अभी तुमसे धीरे धीरे रिकवरी करते करते तुम्हारा बैंड बजा देंगे। अभी तो बैंक वाले बैंड बजा रहे हैं, अब धीरे धीरे हर 4 पैसा निकालोगे उस पर पैसा दो, हंसोगे उस पर पैसा दो, गाना गाओगे उस पर पैसा दो। सांस लिया प्रति सांस की दर से आपको टैक्स देना पड़ सकता है। चड्डी पहनोगे 10 रुपए टैक्स दो, पैंट पहन लोगे तो 50 लग जाएगा टैक्स, चप्पल पहनोगे तो 5 रुपए टैक्स, जूता पहन लिए तो 50 रुपए टैक्स। तो ये अब आप पहनने पर भी टैक्स, हर
मतलब कोई चीज बचने वाली नहीं। कलयुग के वर्णन में लिखा है कि इतने टैक्स लगा दिए जाएंगे कि जनता जंगल भाग जाना पसंद करेगी, लिखा है शास्त्रों में। तो जल्दी ही आप सबकी सिर पे ऐसी बातें आ रही हैं, तो सावधान रहें। और ये आप ही लोगों की समझ और श्रद्धा पर निर्भर है कि न्यायप्रिय हो जाओ, इसीलिए न्याय प्रचार कार्यक्रम चल रहा है ताकि आप जानकार और जागरूक बन सके न्याय के प्रति। न्याय ही आपका धर्म है, समादर्श, सर्वोच्च समादर्श मानवीय जीवन मूल्य, सबसे बड़ा ह्यूमन मानवीय जीवन मूल्य न्याय। इसकी प्रियता और इसकी समझदारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सभी ने इतने ध्यान से सुना और इस पर अपनी समझ बढ़ाई। अब बाकी लोगों की भी आप लोग समझ बढ़ाते रहा करें इसी तरह। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह हम लोग पुनः 8 बजे उपस्थित होंगे, फिर किसी नए विषय पे बात करेंगे न्याय संबंधी। तब तक के लिए आप सभी को